जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने इस यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ व आनंद होंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अणुसंख्य के गुणधर्म और उसके जो 4 प्रकार हैं उसके बारे में जाना था। उसके 4 प्रकारों में हम लोगों ने पहला प्रकार उसका जो वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन था, दूसरा क्वथनांक में उन्नयन था, तीसरा हिमांक में अवनमन था। इसके बारे में पूरी तरीके से जानकारियां प्राप्त कर ली थी। इससे संबंधित न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग अणुसंख्य गुणधर्म के जो चौथा प्रकार है परासरण दाब, उसके बारे में जानेंगे। परासरण दाब को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि परासरण क्या होता है। परासरण को इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्मोसिस। इसकी क्या डेफिनेशन है? इसकी डेफिनेशन है किसी विलायक का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाना परासरण कहलाता है। यानी सांद्रता क्या होती है? सांद्रता विलयन का ऐसा गुण है जिसमें विलेय की मात्रा उसमें ज्यादा घुली होती है। यानी अगर किसी विलयन में विलेय की ज्यादा मात्रा घुली हुई है तो उसे हम कहेंगे कि ये विलयन क्या है? सांद्र विलयन है। अगर किसी विलयन में विलेय की मात्रा कम घुली हुई होती है तो उसे हम कहते हैं कि वो विलयन क्या है? तनु विलयन है। तो परासरण में क्या होता है कि अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से अगर विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं तो उसे ही हम कहते हैं परासरण। फिर परासरण का एग्जाम्पल क्या होता है? परासरण का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि जो आपकी किशमिश होती है उसको अगर जल में डुबोते हैं तो जो किशमिश होती है वो फूल जाती है। इस किशमिश में जो इसकी त्वचा है वो अर्धपारगम्य झिल्ली का काम करती है और जो जल है उसकी सांद्रता कम होती है। सांद्रता कम होने का मतलब उसमें विलेय के अणु कम मात्रा में घुले हुए हैं। और जो आपकी किशमिश है उसमें शर्करा की मात्रा ज्यादा होती है। शर्करा की मात्रा ज्यादा होने का मतलब यह है कि उसमें विलेय की अधिक मात्रा घुली हुई है, यानी वो कैसा विलयन है? वो सांद्र विलयन है। इसी तरीके से जब जल के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से किशमिश के अंदर प्रवेश करते हैं, अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवेश करते हैं, तो किशमिश का फूल जाना यही क्या कहलाता है? यही परासरण कहलाता है। तो जैसे एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे? जैसे जल में घोलने पर या जल में घोलने पर या जल में डालने पर किशमिश का फूल जाना, किशमिश का फूल जाना, ये एग्जाम्पल हो गया परासरण का। फिर आपका जो आता है परासरण दाब, ये क्या होता है? परासरण दाब को इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। परासरण दाब से बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्या होता है कि जो आपकी परासरण की क्रिया हो रही है, परासरण की क्रिया में क्या होता है? अभी हमने बताया कि विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करना परासरण कहलाता है। आपको याद ही कर डालना, 2-3 बार हम ऐसे पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे? परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया दाब परासरण दाब कहलाता है। क्या लिखेंगे? परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया दाब परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब कहलाता है। यानी परासरण दाब क्या है कि जो आपकी परासरण की क्रिया हो रही है, इतना प्रेशर लगा दिया जाए, इतना दाब लगा दिया जाए कि वो आपकी परासरण की क्रिया रुक जाए, उसे ही हम क्या कहेंगे? परासरण दाब कहेंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे अर्धपारगम्य झिल्ली की। अर्धपारगम्य झिल्ली को इंग्लिश में बोलते हैं सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। ये क्या होता है? वह झिल्ली जो विलायक कणों को तो अपने अंदर से होकर गुजरने देती है परंतु विलेय कणों को नहीं गुजरने देती, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। यानी अर्धपारगम्य झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होती है
जो जिसमें से होकर के विलायक के अणु जो है वो तो गुजर पाते हैं, लेकिन जो विलेय के अणु होते हैं वो इसको क्रॉस नहीं कर पाते, वो इसमें से होकर के गुजर नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार की झिल्ली को क्या कहते हैं? अर्धपारिगामी झिल्ली कहते हैं। और जो आपकी अर्धपारिगामी झिल्ली होती है ये प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों ही रूपों में पाई जाती है। फिर इसके बाद में हम लोग बात करेंगे प्रतिलोम परासरण की। प्रतिलोम परासरण को रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, यानी इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है प्रतिलोम परासरण, यानी जो परासरण की क्रिया होती है उसके विपरीत जो क्रिया है वही क्या है? प्रतिलोम परासरण है। इसे प्रतिपरासरण भी कहते हैं। इसकी क्या डेफिनेशन है? परासरण की विपरीत प्रक्रिया को प्रतिलोम परासरण कहते हैं। इसमें विलायक अर्धपारिगामी झिल्ली से होकर अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करता है। यानी जो आपका प्रतिलोम परासरण है, परासरण में जो भी प्रक्रिया हो रही थी उसका विपरीत ही होगा। परासरण में क्या हो रहा था? जो विलायक के अणु थे वो अर्धपारिगामी झिल्ली की सहायता से कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति कर रहे थे। प्रतिलोम परासरण में क्या होगा? प्रतिलोम परासरण में क्या होगा कि जो आपका विलायक के अणु हैं वो अर्धपारिगामी झिल्ली के माध्यम से अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करेंगे। इसका क्या एग्जाम्पल है? यानी प्रतिलोम परासरण का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? इस प्रक्रिया का एग्जाम्पल क्या है? तो जो अशुद्ध जल है उससे शुद्ध जल को प्राप्त करने में प्रतिलोम परासरण का उपयोग किया जाता है। जैसे जो आपका समुद्री जल है उसमें लवण की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो उस लवण को हटाने में और उस लवण युक्त जल से शुद्ध जल बनाने में हम प्रतिलोम परासरण की प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे समपराशरी विलयन की। समपराशरी विलयन को इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। ये क्या होते हैं? इसकी डेफिनेशन है वे विलयन जिनके परासरण ताप समान होते हैं समपराशरी विलयन कहलाते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे, यानी माना दो विलयन जिनके परासरण दाब क्रमशः पाई1 व पाई2 हैं। यानी जो परासरण दाब होता है उसे पाई से डिनोट करते हैं, पाई से प्रदर्शित करते हैं। तो माना दो विलयन जिनके परासरण दाब क्रमशः पाई1 व पाई2 हैं, तो इनके समपराशरी होने की जो शर्त है वो क्या होगी? तो इनके समपराशरी होने की शर्त ये हो जाएगी पाई1 बराबर पाई2। यानी अगर पाई1 यानी पहले विलयन का जो परासरण दाब है, अगर पहले विलयन का जो परासरण दाब है वो दूसरे विलयन के परासरण दाब के बराबर हो जाएगा तो ऐसा विलयन आपका कहलाएगा समपराशरी विलयन। इसके बाद में आपका दूसरा आता है अतिपराशरी विलयन। अतिपराशरी विलयन इसे इंग्लिश में बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसकी क्या डेफिनेशन होती है? वह विलयन जिसका परासरण दाब दूसरे विलयन के परासरण दाब से अधिक होता है। यानी इसकी क्या डेफिनेशन लिखेंगे? वह विलयन जिसका परासरण दाब किसी दूसरे विलयन के परासरण दाब से, वह विलयन जिसका परासरण दाब किसी दूसरे विलयन के परासरण दाब से अधिक होता है अतिपराशरी विलयन कहलाता है। अतिपराशरी विलयन कहलाता है। तो दो विलयन है, आपने
समपराशरी विलयन में माना कि दो विलयन जिनके जो परासरण दाब है वो क्रमशः पाई 1 व पाई 2 है। अगर पाई 1 पाई 2 के बराबर होगा यानी दोनों विलयन के परासरण दाब बराबर होंगे तो वो कहलाएगा समपराशरी विलयन। लेकिन अगर पहले विलयन का जो परासरण दाब है जो पाई 1 है ये अगर ज्यादा हो जाएगा दूसरे विलयन के परासरण दाब से तो ये क्या कहलाएगा, अति पराशरी विलयन। यानी अगर पहले विलयन का जो परासरण दाब है वो दूसरे विलयन के परासरण दाब से अधिक हो जाएगा, एक ग्रेटर देन का साइन है, तो आपका विलयन कैसा हो जाएगा, तो आपका विलयन हो जाएगा अति पराशरी विलयन। अब इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं अल्प पराशरी विलयन की। इसे न्यून पराशरी विलयन भी कहते हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। इसकी क्या डेफिनेशंस है, इसकी क्या डेफिनेशन होगी, इसकी डेफिनेशन होगी कि वह विलयन जिसका परासरण दाब किसी दूसरे विलयन के परासरण दाब से किसी दूसरे विलयन के परासरण दाब से कम होता है न्यून पराशरी या अल्प पराशरी विलयन कहलाता है। आप किसी एक का नाम लिख सकते हैं, न्यून पराशरी कह सकते हैं या फिर अल्प पराशरी कह सकते हैं, दोनों एक ही है। अल्प पराशरी विलयन कहलाता है यानी वह विलयन जिसका परासरण दाब किसी दूसरे विलयन के परासरण दाब से कम होता है, तो ऐसे विलयन को क्या कहेंगे, अल्प पराशरी विलयन कहेंगे। यानी जो आपका पाई 1 है यानी पहले विलयन का परासरण दाब है, ये दूसरे विलयन के परासरण दाब से क्या होगा, कम होगा या लेस देन का साइन होता है। तो ऐसी स्थिति में जो आपका विलयन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, वो न्यून पराशरी या अल्प पराशरी विलयन कहलाएगा। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे की क्लास अगले लेक्चर में होगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।